हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 1 अक्टूबर 2020। और उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, वो लाइव हो चुका है और आप लोग जाकर उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही जो SSCGL टायर 2 की टेस्ट सीरीज़ है वो भी हमारी लाइव है, जिसमें सेपरेट पैकेजेस अवेलेबल हैं। अगर आप इंग्लिश के लिए लेना चाहते हैं अलग से या मैथ्स के लिए तो वो भी है, और एक कंबाइंड पैकेज भी है जो भी आप चूज़ करना चाहें, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आने वाला है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और उसको जो है प्रैक्टिस करें। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। डिफेंस मिनिस्ट्री लॉन्च्ड डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज फॉर सेल्फ रिलायंस। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है वो लॉन्च किया इन एन इवेंट फॉर इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इन न्यू दिल्ली। और साथ ही उन्होंने आईडेक्स फॉर 4G इनिशिएटिव के लिए जो है गाइडलाइंस रिलीज़ की, साथ ही प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच के लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए। और इसके अंतर्गत जो ये इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 है, इसमें 11 चैलेंजेस दिए गए हैं टू स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और MSMEs, ताकि वो उसके लिए चैलेंजेस में कुछ अपने इनोवेटिव आइडियाज़ दें, कुछ सोल्यूशंस दें। आईडेक्स की हम बात करें तो ये इनिशिएटिव जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का है, और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि नवाचार को बढ़ावा देना है रक्षा के क्षेत्र में, और इसीलिए पहल शुरू की गई थी। इसको अप्रैल 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। एंड दिस इज मैनेज्ड एंड फंडेड बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईडेक्स को मैनेज करती है और फंड करती है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। आईडेक्स फॉर 4G की बात करें तो एक प्रोग्राम है आईडेक्स के अंदर which will support the innovative identified by the members of the Indian Armed Forces। तो ये आईडेक्स के तहत एक कार्यक्रम है जो भारतीय हथियार बल के सदस्य द्वारा पहचाने गए नवाचार का समर्थन करेगा। ये अपना तरह की पहली पहल है एंड दिस विल एनकरेज फ्रूगल इनोवेशन। ये जो है नवाचार को काफ़ी बढ़ावा देगा, और इससे जो है जो सोल्जर्स हैं दे विल बिकम पार्ट ऑफ इनोवेशन प्रोसेस इन डिफेंस सेक्टर। प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच जो है तो इसके लिए क्या है, गाइडलाइंस जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की कि वही जो राइट प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट राइट है उसके डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच का यही एम है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं उनको मॉनिटर किया जाए, जो आईडेक्स विनर्स के द्वारा जो अचीव की गए हैं अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट सेट बाय द सर्विसेज। तो इसका उद्देश्य सेवाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं हेतु आईडेक्स विजेताओं द्वारा हासिल उत्पाद विकास की महत्वपूर्ण अवस्था पर निगरानी रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। आईडेक्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन दैट वाज लॉन्च्ड इन डैश। आईडेक्स रक्षा उत्पादन विभाग की एक पहल है जिसे डैश में लॉन्च किया गया था 2016, 2017, 2018 एंड 2019। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 2018। नेक्स्ट इज NSS रिपोर्ट टाइम यूज इन इंडिया 2019 हैज बीन रिलीज्ड। और ये फर्स्ट जो है टाइम यूज सर्वे है, ऐसा पहली बार ये कंडक्ट किया गया इस टाइप का सर्वे। एंड दिस हैज बीन कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस टू मेजर द पार्टिसिपेशन रेट एंड टाइम स्पेंट ऑन पेड एक्टिविटीज, केयर एक्टिविटीज, अनपेड एक्टिविटीज़। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो समय उपयोगी सर्वेक्षण है जो पहली बार जो है जारी किया गया है, इसमें मापा गया है कि लोग अपना कितना समय जो है पेड एक्टिविटीज़ में बिताते हैं, कितना अनपेड एक्टिविटीज़ में बिताते हैं, या फिर कितना केयर एक्टिविटीज़ में बिताते हैं, और साथ ही कि कितना कितना पार्टिसिपेशन रेट है मेल्स का, फीमेल्स का, या अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। और ये जो टाइम यूज सर्वे कंडक्ट हुआ है ये जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान का जो इसमें आकलन किए गए हैं। एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सर्वे इज टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज़। तो वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापना इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसकी कुछ सर्वेक्षण की विशेषताएं देख लेते हैं। इसका जो फीचर्स क्या है।
सो ये जो है 82,897 रूरल हाउसहोल्ड्स एंड 55,902 अर्बन हाउसहोल्ड्स में कंडक्ट किया गया है। जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसमें 24 आवर्स को जो है यहाँ पे देखा गया है, मतलब 4 AM से लेकर नेक्स्ट डे के 4 AM तक का डेटा कलेक्ट किया गया है। एंड द रिजल्ट ऑफ टाइम यूज इज प्रेजेंटेड बाय कंसिडरिंग ऑल द एक्टिविटीज़ इन द टाइम स्लॉट्स। तो इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो टाइम स्लॉट्स के हिसाब से जो कंसिडर की गई हैं और फिर उसी के हिसाब से जो रिजल्ट है वो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। द की इंडिकेटर्स ऑफ द टाइम यूज सर्वे आज, तो इसमें जो है ना 3 की इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला कि पूरे दिन में क्या पार्टिसिपेशन रेट रहा है, दूसरा कि एवरेज टाइम जो है वो एक दिन में पर पार्टिसिपेंट कितना रहा है, एंड नेक्स्ट इज एवरेज टाइम स्पेंट इन अ डे पर पर्सन। तो एक दिन में भागीदारी दर, एक दिन में प्रति भागीदारी बिताए गए औसत समय की गणना, और फिर उसके बाद प्रति व्यक्ति एक दिन में बिताए गए औसत समय की गणना इसमें शामिल है। हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो जो टोटल पार्टिसिपेशन रेट है एम्प्लॉयमेंट में और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वो 38.2% है। ठीक है, इंडिया में जो टोटल पार्टिसिपेशन रेट है इंक्लूडिंग मेल एज वेल एज फीमेल, तो वो 38.2% है। वहीं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर ओन फाइनल यूज में पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कम है, वो 17.1% है। वहीं हम देखें तो अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज जो हाउस होल्ड मेम्बर्स के लिए की जाती हैं उसमें 53.2% जो है पार्टिसिपेशन रेट है। और जहाँ तक आप लोग जानते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन होगा उसमें, फीमेल का पार्टिसिपेशन मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड द पार्टिसिपेशन रेट इज 20.7% इन अनपेड केयर गिविंग सर्विसेज फॉर हाउस होल्ड मेम्बर्स। तो जो पार्टिसिपेशन रेट है जो अनपेड केयर गिविंग सर्विसेज में जो है यहाँ पे हाउस होल्ड मेम्बर्स के लिए वो 20.7% है। और ये भी देखा गया है कि जो पार्टिसिपेशन रेट है अनपेड एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा है, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल देन इन पेड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अनपेड एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है और उसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल। पार्टिसिपेशन रेट इज 100% इन सेल्फ केयर एंड मेंटेनेंस। तो स्व देखभाल और रख रखाव में भागीदारी दर जो है वो 100% देखी गई है। वही जो पार्टिसिपेशन रेट है लर्निंग में वो हाई है फॉर एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, और वहीं ये कम है 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज में। क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग टाइम यूज सर्वे 2019। टाइम यूज सर्वे 2019 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टाइम यूज सर्वे हैज बीन कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। टाइम यूज सर्वे पहली बार आयोजित किया गया है। इट मेजर्स पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज। यह भुगतान और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापता है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। सो क्या होगा इसका सही आंसर, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट्स। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है हर वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है एंड द डे इज डेडिकेटेड टू सेंट जेरोम। जो सेंट जेरोम है उनको पैट्रन सेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स कहा जाता है एंड ही ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट इनटू लैटिन। उन्होंने ग्रीक से जो है लैटिन में बाइबल को जो है ट्रांसलेट किया था। उनकी मृत्यु 30 सितंबर 420 में हो गई थी। 2017 में यूएन जनरल असेंबली ने एक जो है रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, एक संकल्प को अपनाया कि 30 सितंबर को यूएन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है मनाया जाएगा, ताकि जो लैंग्वेज प्रोफेशनल्स हैं उनका जो रोल है नेशंस को जोड़ने में और शांति को बहाल करने में इसको जो है उनकी भूमिका को सम्मानित किया जाए। द ईयर 2019 was celebrated as the International Year of Indigenous Language। वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। इस वर्ष की जो थीम है वो है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। तो अभी क्योंकि क्राइसिस में है वर्ल्ड ड्यू टू कोविड-19, तो संकट में दुनिया के लिए शब्द खोजना जो है इस वर्ष की थीम है। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2020। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 के लिए विषय क्या है। ट्रांसलेशन एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस, अनुवाद और स्वदेशी भाषाएं। फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, संकट में दुनिया के लिए शब्द ढूंढना।
ट्रांसलेशन एंड कोविड-19, अनुवाद और कोविड-19 एंड नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। नेक्स्ट इज NHPC लिमिटेड, जिसका पहले नाम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन था। उसने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ, एंड उसमें उन्होंने MOU में डिस्कस किया है कि जो भी उन्होंने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स किए हैं, जो माइलस्टोन्स हैं विच आर रिलेटेड टू रिस्टोरेशन ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ चमेरा 2 पावर स्टेशन, वो सब जो इसमें दिया गया है। एंड MOU इंक्लूड्स एसेट्स मोनेटाइजेशन पैरामीटर्स, समझौता ज्ञापन में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पैरामीटर भी शामिल है। हस्ताक्षरित MOU वर्ष 2020-21 के दौरान हासिल किए जाने वाले विस्तृत लक्ष्य प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें MOU के साथ साथ जो है उसमें डिटेल्ड जो भी टारगेट्स हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं फॉर द ईयर 2020-21। यहाँ पे डिटेल्ड टारगेट्स आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अंडर एक्सीलेंट रेटिंग, ये 27,500 मिलियन यूनिट्स जो है उन्होंने टारगेट रखा है। लास्ट ईयर जो टारगेट था 26,000 था। एक्सीलेंट टारगेट फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो दैट इज ₹8,900 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 38% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इज 10.5%। तो ये कुछ उन्होंने डिटेल टारगेट्स अपने दिए NHPC ने। एंड इसके अलावा जो 4 अदर टारगेट्स थे वो जनरल थे कि कैपेक्स टारगेट टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बजट का सही इस्तेमाल करना, टारगेट्स रिगार्डिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, देन जो भी क्लेम्स हैं कंपनीज के अगेंस्ट में उसमें कमी लाना, जिनको डेट की तरह जो एक्नॉलेज नहीं किया गया है पिछले पूरे 1 साल में, एंड परसेंटेज ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू GM पोर्टल टू टोटल प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और ये भी जो है टारगेट है कि जो परसेंटेज है प्रोक्योरमेंट का गुड्स एंड सर्विसेज का GM पोर्टल से ज़्यादा हो, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द टोटल प्रोक्योरमेंट जो लास्ट ईयर गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है। चमेरा 2 पावर स्टेशन जो है ये रावी नदी पर जो है स्थित है, उस पर बनाया गया है और ये चंबा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। NHPC ये एक शेड्यूल्ड ए मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि 1975 में बनी थी और हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर है? फरीदाबाद, हरियाणा में है। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली साइंड MOU बिटवीन NHPC लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंक्लूड्स रिस्टोरेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ चमेरा 2 पावर स्टेशन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हाल ही में NHPC लिमिटेड और ऊर्जा मंत्रालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित चमेरा 2 पावर स्टेशन की इकाई की बहाली शामिल है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। सो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इज ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 हैज बीन इशूड। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने जो है एक रूल्स इशू किए हैं फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। जो ड्राफ्ट रूल्स हैं वो जुलाई में इशू हुए थे, लेकिन जो फाइनल रूल्स हैं अभी 25 सितंबर को नोटिफाई कर दिए गए हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं जो अपना सेक्स डिक्लेयर करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं। अब उनको उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन से अंडरगो नहीं होना पड़ेगा, कोई मेडिकल जांच जो है कराने की जरूरत नहीं होगी। एंड ये जो रूल्स हैं दीज विल अलाउ पेरेंट्स टू अप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ देयर चाइल्ड। तो यहाँ पे माता पिता जो है अपने बच्चों की ओर से आवेदन कर सकते हैं। एंड इन रूल्स के अंतर्गत जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं who have officially recorded change in gender are not required to apply for certificate of identity। तो जिन भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने जो है आवेदन किया है उस आवेदन के लिए अपना जेंडर चेंज कराने के लिए उनको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी नहीं देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स द स्टेट गवर्नमेंट्स विल फॉर्म वेलफेयर बोर्ड्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। इसमें जो है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स वेलफेयर बोर्ड बनाएगी। जो भी सेंटर की स्कीम है या फिर वेलफेयर मेजर्स हैं वो उनको पहुंच सके, उन तक पहुंच सके ट्रांसजेंडर पर्सन्स तक, इसको इंश्योर करेंगे वो। स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। तो इसमें रूल्स में यह भी कहा गया है
कि यह स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ ना हो, चाहे वो कोई संस्थान में या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। साथ ही स्टेट्स जो है वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी इस्टेब्लिश करेंगे एंड जो स्टेट के डीजीपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल के लिए, और इसमें जो भी केसेस है अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर पर्सन्स उनको मॉनिटर किया जाएगा। द रूल्स प्रोवाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी क्या होता है, जैसे जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं अभी उनके लिए क्या होता है, वॉशरूम्स में समझ नहीं आता कि वो मेल में जाएं या फीमेल वॉशरूम में जाएं, उनके लिए कोई सेपरेट वॉशरूम्स नहीं है या फिर हॉस्पिटल में कोई सेपरेट वार्ड्स नहीं है। तो यहाँ पर ये उन लोग के लिए बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसीलिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जाए क्योंकि उनका राइट है। तो वहाँ पे इनके लिए स्ट्रक्चर क्रिएट जाए, चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वॉशरूम है, आने वाले 2 सालों में फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। In November 2019, government has passed Transgender Persons Protection of Rights Act 2019। तो पिछले साल नवंबर में गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो है पास कर दिया था, और अब जो है गाइडलाइंस जो है जो रूल्स है इससे रिलेटेड वो भी जारी हो चुके हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली पास्ड Transgender Persons Protection of Rights Rules 2020 provide for construction of transgender sensitive infrastructure in how many years after their notification? हाल ही में पारित ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 में अधिसूचना के बाद कितने वर्षों में ट्रांसजेंडर संवेदनशील बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रावधान है? 2 years, 3 years, 4 years एंड 5 years। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए गाइस, कमेंट करते रहिए करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 2 years। नेक्स्ट इज चाइना's unilaterally defined line of actual control never accepted by India। सो इंडिया ने कहा कि भारत ने कभी भी 1959 का जो चीन द्वारा परिभाषित LAC है यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसको कभी स्वीकार नहीं किया है। LAC जो है ये इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है उसको सेपरेट करती हुई लाइन है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है अरुणाचल और सिक्किम बॉर्डर, दूसरा है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, और तीसरा है लद्दाख बॉर्डर। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो मेजर डिसएग्रीमेंट है इंडिया और चाइना का वो वेस्टर्न साइड ऑफ LAC में है। The term line of actual control was first used by Chinese Premier Zhou Enlai in 1959 in a note to Jawaharlal Nehru and is formed after the Sino-India War of 1962। तो ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद जो है बना है। LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है बाउंड्री है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं, और LAC जो है वो भारत और चीन के बीच में है। LAC gets legal recognition in India China bilateral agreement signed in 1993 and 1996। तो LAC को 1993 और 96 में हस्ताक्षरित भारत चीन द्विपक्षीय समझौते में कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज अ लाइन दैट डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड डैश। वास्तविक नियंत्रण रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत और डैश के बीच सीमा का सीमांकन करती है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड चाइना। वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज चाइना। Next is Shekhar Kapoor appointed as the president of FTII Society and chairman of FTII Governing Council। तो शेखर कपूर को FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। FTII की बात करें तो इसको स्टैब्लिश हुआ था ये 1960 में, 1960 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसको पहले फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और अभी इसका नाम हो गया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसको एक गवर्निंग काउंसिल के द्वारा चलाया जाता है। इट इज़ अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ऑडियो विजुअल मीडिया। तो ऑडियो विजुअल मीडिया में ये उत्कृष्टता का केंद्र है। द गवर्निंग काउंसिल इज द एपेक्स बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल पॉलिसीज डिसीजन फॉर दिस
इंस्टीट्यूट। गवर्निंग काउंसिल सर्वोच्च निकाय है जो इस संस्थान के लिए सभी नीतियों का निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। Let's see a question. Who has been appointed as president of FTII Society and chairman of FTII Governing Council? निम्न में से किसे FTII सोसाइटी और FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? परेश रावल, अनुपम खेर, शेखर कपूर एंड अनुराग कश्यप। सो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज शेखर कपूर। और परेश रावल भी कुछ दिन पहले न्यूज में थे, मैंने आपको बताया था। इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोविड-19 सेफ गाइडलाइंस बुकलेट रिलीज्ड फॉर इंडस्ट्री। तो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन और लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार ने रिलीज की एक बुकलेट और कोविड-19 सेफ वर्क प्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री। अब ये जो गाइडलाइंस है इससे जो वर्कर्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको समझ में आएगा कि क्या क्या रिस्क लेवल है कोविड-19 के वर्क प्लेस में और क्या क्या प्लानिंग की जानी चाहिए एम्प्लॉयर्स के द्वारा, ताकि जो रिस्क है कोविड-19 का वो कम से कम हो और वर्क प्लेस सेफ रहे और इन्फेक्शन फ्री रहे फ्रॉम कोविड-19। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं और जितने भी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड प्लानिंग प्रोग्राम हैं वो सब इस मिनिस्ट्री के द्वारा किए जाते हैं। इसमें 2 डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, एंड नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग। क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज रिलीज्ड अ बुकलेट ऑन कोविड-19 सेफ वर्क प्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री। निम्न में से किसने कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर एक पुस्तिका जारी की है? डॉक्टर हर्षवर्धन, संतोष कुमार गंगवार, बोथ ए एंड बी, एंड लव अग्रवाल। तो क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। Next is an MOU has been signed between Denmark and Gujarat in water sector, and ये जो समझौता ज्ञापन जो है साइन किया गया है गुजरात सीवरेज बोर्ड और डेनिश वाटर फोरम के साथ पानी की आपूर्ति के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिस विल प्रमोट टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज एक्सचेंज, कॉपरेशन इन द वाटर सप्लाई। तो प्रौद्योगिकी विनिमय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ज्ञान विनिमय और जल आपूर्ति में सहयोग को बढ़ावा देगा और साथ ही इससे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है और वाटर मैनेजमेंट है उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर जो भी न्यू आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव चीज़ें हैं जो भी इसमें यूज़ किया जा सकता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, तो वो जो है आपस में टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज की जाएंगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। दिस MOU साइन फॉर 5 ईयर टू डेवलप एन इंडो डैनिश वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस। इस ये जो MOU साइन हुआ है ये 5 वर्ष के लिए जो है ये साइन किया गया है, ठीक है। इट विल हेल्प टू अचीव द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6। तो संयुक्त राष्ट्र का जो SDG 6 है, यानी कि इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना, ये जो लक्ष्य है इसको हासिल करने में मदद करेगा। गुजरात की हम बात करें तो एक तटीय राज्य है भारत का जिसकी राजधानी गांधीनगर है। गवर्नर यहाँ पे आचार्य देवव्रत है और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। लोकसभा में इसकी 26 सीट्स हैं और वहीं राज्यसभा में 11 सीट्स हैं। और जो फेमस गिर नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पर लोकेटेड है? वो भी गुजरात में लोकेटेड है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एन MOU इज साइन बिटवीन गुजरात एंड डैश इन द फील्ड ऑफ वाटर सप्लाई एंड फॉर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अपशिष्ट जल उपचार की जल आपूर्ति और प्रौद्योगिकी विनिमय के क्षेत्र में गुजरात और डैश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डेनमार्क, स्पेन, पोर्तुगल एंड इटली। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज डेनमार्क। नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑफ लेंटाना बीइंग रिमूव्ड इन सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में हटाए जा रहे हैं लेंटाना के पौधे। ये जो लेंटाना प्लांट्स है, ये एक छोटा श्रब है, एक स्मॉल साइज्ड इन्वेजिव प्लांट है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है ग्रास की ग्रोथ को और जो भी छोटे छोटे श्रब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को। तो जहाँ पर भी लेंटाना ग्रास जो है वो पैदा होती है या फिर लगाई जाती है, वहाँ पर और कोई पेड़ जो है वो पनप नहीं पाता है, क्योंकि ये जितना भी जो भी न्यूट्रिशन होता है ये जो है खुद ही ले लेता है। और इसी के लिए कैंपेन चलाया जा रहा था राजस्थान में, स्पेशली सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेंटाना को हटाने के लिए, ठीक है। और इसका जो स्पीशीज है पहला लेंटाना का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1807 में, ठीक है। और तभी से ही जो है लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बाद से ही। इट्स लीव्स एंड फ्रूट्स हैव टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट्स एनिमल्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो लेंटाना है, इसके जो पत्तियां होती हैं या जो इसके फल होते हैं उसमें जहरीले पदार्थ होते हैं जो जैव विविधता और जानवरों को प्रभावित करते हैं। Invasive species are species of organism, plants or animals which are not native to a place। तो जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं, जो इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं, वो एक जगह के वहाँ के मूल निवासी नहीं होते हैं, वो कहीं बाहर से आते हैं। और ये जो कभी जब नई जगह पर आते हैं जहाँ के नेटिव नहीं होते हैं, तो ये जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और वहाँ के लोकल फ्लोरा, फौना और बायोडाइवर्सिटी सबको ही अफेक्ट करते हैं। तो ये वहाँ पर जो है जो वनस्पतियाँ हैं, जो जीव हैं, जो जैव विविधता है, उसको ये प्रभावित करते हैं। तो जो आक्रामक प्रजातियाँ हैं उनको, उनके खिलाफ हमेशा ही प्रदर्शन किए गए हैं कि उनको जो है ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए ऐसी जगहों पर। क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान वॉज इन यूज फॉर रिमूविंग ऑफ प्लांट ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज लेंटाना। राजस्थान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य की प्रजातियों के पौधों को हटाने के लिए खबरों में था? गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? The correct answer will be option B, that is Sajjangarh Wildlife Sanctuary. Sonia Gandhi has asked Chief Ministers of Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh and Puducherry to pass laws under Article 254(2) of the Constitution and cancel 3 farm laws passed by the Center. तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, गवर्नमेंट के द्वारा 3 फार्म लॉज जो हैं वो पास किए गए और उनका प्रोटेस्ट करने के लिए जो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ थी, हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और काफ़ी स्टेट्स में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया और इसको जो है पास कर दिया गया सारे बिल्स को। और इसके चलते हुए जो हरिवंश नारायण हैं, जो कि डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, उन पर भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया, कि उन्होंने जो है वॉइस वोट कराया और जल्दी से जो है पारित कराने की कोशिश की। और अब ये जो 3 फार्म लॉज हैं ये जो है एक्ट बन चुके हैं, क्योंकि इस पर जो है प्रेसिडेंट ने अपने सिग्नेचर दे दिए हैं। तो अब इन सब के चलते हुए जो है अब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है फार्म लॉज पे। तो यही जो है जो अपोजिशन पार्टी की जो मेंबर है सोनिया गांधी, उन्होंने कहा है कि जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, कि आप जो है फार्म लॉज को कैंसिल करने के लिए आर्टिकल 254(2) के अंतर्गत जो है लॉज पास करिए। अब ये आर्टिकल 254(2) क्या है? ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें इस आर्टिकल के अंतर्गत जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पास कर सकते हैं एक लॉ जो कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट लिस्ट में है। तो जैसे कि आपको पता है 3 तरह की लिस्ट होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसमें यूनियन लिस्ट एक होती है, स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे जो भी लॉज हैं उससे रिलेटेड वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट पे जो लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो आर्टिकल 254(2) जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप जो है किसी भी सब्जेक्ट पे जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में प्रेजेंट है उस पर लॉ जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो है लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, जो पास करेगी अंडर आर्टिकल 254(2), वो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है सेंट्रल लॉ के साथ, लेकिन जो लॉ है उस पर प्रेसिडेंट के साइन जो है वो होने
ज़रूरी है, प्रेसिडेंट की सहमति वहाँ पर चाहिए होगी। 2014 में राजस्थान गवर्नमेंट ने काफ़ी लॉज पास किए थे अंडर आर्टिकल 254(2) विच आर फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पास्ड बाय सेंटर। तो इन जो केंद्र के द्वारा जो ये पास किए गए थे फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है, इनके अगेंस्ट जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉज पास किए थे अंडर आर्टिकल 254(2) इन 2014 टू कैंसिल फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट ऑफ 2020 पास्ड बाय सेंटर। पंजाब गवर्नमेंट में चेंज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एक्ट टू डिक्लेयर एंटायर स्टेट एज अ प्रिंसिपल मंडी यार्ड। तो केंद्र द्वारा पारित जो फार्मर्स बिल है उनमें से एक ये बिल था और एक असेंशियल कमोडिटीज एक्ट बिल है। तो फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन अधिनियम 2020 को रद्द करने के लिए पंजाब सरकार पूरे राज्य को प्रधान मंडी यार्ड घोषित करने के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम में बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स इस तरह के जो पावर कुछ दी गई हैं फॉर कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली सोनिया गांधी हैज आस्क्ड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ सर्टेन स्टेट्स टू पास लॉज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में सोनिया गांधी ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून पारित करने के लिए कहा है? आर्टिकल 251(2), आर्टिकल 252(2), आर्टिकल 253(2), आर्टिकल 254(2). सो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 254(2). सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी डेली करंट अफेयर्स है एंड जो से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।